हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। बच्चों, आज हम क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 32 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान और इसमें हम पढ़ेंगे इतिहास का टॉपिक यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है, दिनांक डालना है 17 सितंबर 2020। तो लेट्स स्टार्ट। आज की वर्कशीट में बच्चों हम इतिहास का टॉपिक पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो देखिए, जो राष्ट्रवाद है, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि राष्ट्रवाद क्या है। तो बच्चों, राष्ट्रवाद जो है वो उस आस्था का नाम है जिसमें कि लोग अपने इतिहास, अपनी भाषा, अपनी जातीयता या जातिवाद या संस्कृति के आधार पर एकजुट मानते हैं। ठीक है, और जिस देश में, जिस शहर में, जहाँ भी वो रह रहे हैं, उसकी संकीर्णता को छोड़ते हुए अपने राष्ट्र को महत्व देते हैं। तो उस भावना को कहते हैं राष्ट्रवाद की भावना। ठीक है, तो देखो, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। बच्चों, जितने भी देश हैं वो सभी कुछ ना कुछ टाइम के लिए गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहे हैं। अब उस गुलामी की जंजीरों से निकलने के लिए लोगों के अंदर जब राष्ट्रवाद की भावना आई है, तो फिर क्या हुआ है, उस राष्ट्रवाद की भावना से देशों को स्वतंत्रता मिली है। अब आज की जो वर्कशीट है, हम इसमें पढ़ेंगे कि राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास। क्रमिक मीन्स होता है बच्चों धीरे धीरे, किस तरह से लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर कुछ स्टेप्स बताए हुए हैं कि किस तरह से क्रमिक विकास हुआ। सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति। बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति की डेट आपको याद रखनी है, सन याद रखना है 1789। तो देखिए, ये जो फ्रांसीसी क्रांति है ये 1789 से लेकर 1799 तक चलती रही थी। ठीक है, और इसका परिणाम ये निकला था कि फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हुई और राजतंत्र समाप्त हो गया। बच्चों, जहाँ पर लोकतंत्र हो, गणतंत्र की स्थापना हो, वहाँ आप समझ सकते हैं जैसा हमारा भारत देश है, स्वतंत्र है, हमारे भारत देश में लोकतंत्र है ना। तो निरंकुशता नहीं है, संविधान है, संवैधानिक नियमों के आधार पर हमारा देश का शासन चलता है। तो हमारे देश में कितना अच्छा, कितनी प्रोग्रेस है, कितनी शांति है ना। तो ये सब शांति लाने के लिए, ऐसी शांति पहले फ्रांस में नहीं थी, तो उस शांति को लाने के लिए, मतलब राजतंत्र की निरंकुशता को समाप्त करने के लिए फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति हुई। ये क्या है बच्चों, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय और क्रमिक विकास, धीरे धीरे कैसे विकास हुआ उसके हम स्टेप्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने जाना फ्रांसीसी क्रांति। इसके बाद देखिए नागरिक संहिता। अभी हम नागरिक संहिता के बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे इसमें, जिसमें कि जो समानता होती है और संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित रखा गया था। ठीक है, और जैसे जन्म के आधार पर जो इस विशेष अधिकार होते हैं उन सभी को समाप्त किया गया है ना। तो ये सब क्या थी, ये नागरिक संहिता के अंतर्गत थे। ये 1804 में हुआ। आप देखिए, क्रमिक मतलब धीरे धीरे मैंने आपको बताया। तो देखिए, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई, 1804 में नागरिक संहिता लागू हुई। इसके बाद 1815 में वियना की संधि हुई, फिर 1848 में उदारवादियों की क्रांति हुई। बच्चों, उदारवाद जो है, इसका मूल शब्द मैं आपको बता दूं, आज़ादी या स्वतंत्रता। ठीक है, उदारवाद मानता है कि जो व्यक्ति है वो समाज के लिए नहीं है, बल्कि समाज व्यक्ति के लिए है ना। जो व्यक्ति है वो समाज के लिए नहीं है, बल्कि समाज व्यक्ति के लिए, ऐसा मानना उदारवादियों का है। ठीक है, तो इसमें जो व्यक्ति है वो केंद्र बिंदु है, वो मुख्य केंद्र है व्यक्ति। ठीक है, समाज जो करेगा वो व्यक्ति के लिए करेगा, ना कि व्यक्ति समाज के लिए करेगा। तो ये मानना होता है उदारवादियों का। तो देखिए, 1848 में उदारवादियों की क्रांति हुई। इसके बाद फिर जर्मनी का एकीकरण। इसमें देखिए 1867 से 1871 तक रहा ये जर्मनी का एकीकरण। इसके बाद इटली का एकीकरण। ये देखिए, यहाँ पर भी आंदोलन हुआ था, तब जर्मनी के कुछ और सभी छोटे छोटे जो राष्ट्र थे उनको मिलाकर जर्मनी का फिर एकीकरण किया गया। इसी तरह से इटली का एकीकरण हुआ। ये हुआ था 1859 से 1871 तक। तो बच्चों, ये है यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास। अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन भी आता है तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहले जो क्रमिक विकास में आप लिखेंगे फ्रांसीसी क्रांति, फिर नागरिक संहिता, वियना की संधि, उदारवादियों की क्रांति, जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण। और बच्चों, हो सके तो आप इनकी जो समय है, जो संधि हुई है नीचे, आप वो भी अच्छी तरह से याद कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
इसके बाद देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के आरंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान, राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो सकती थी। जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी थे उन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाए थे, कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए जिससे कि लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई। ठीक है, इसके बाद देखिए, नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधारों को प्रारंभ किया, जिसे 1804 की नागरिक संहिता, इसे नागरिक संहिता को नेपोलियन संहिता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो 1804 की नागरिक संहिता, जिसे कि नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े थे। तो ये क्या था, यूरोप में 19वीं सदी में, है ना, शुरुआती दशकों में, मतलब दशक का मतलब होता है 10 साल का समय। ठीक है, तो मतलब शुरुआती जो समय था उसमें राष्ट्रीय एकता से संबंधित जो विचार थे वो उदारवाद से जुड़े हुए थे। अब बच्चों देखो, अब हम इसमें पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति जब हुई तो उसने राष्ट्रवाद की भावना को किस तरह से बढ़ावा दिया, किस तरह से महत्व दिया और किस तरह से राष्ट्रवाद की भावना लोगों में फैली। तो देखिए, सबसे पहले इसमें आता है संविधान आधारित शासन। जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो उसका परिणाम क्या निकला, संविधान आधारित शासन स्थापित हुआ वहाँ पर, है ना। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जैसे विचार लोगों में फैले। नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा, फ्रांस में एक अपना तिरंगा झंडा माना गया। नेशनल असेंबली का गठन किया गया और इसके अलावा आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया। बच्चों, जो टैक्स लगाया जाता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर, आयात और निर्यात पर, उस टैक्स को हटा दिया गया और माप तोल की एक समान व्यवस्था की गई और फ्रेंच को राष्ट्र की साझा भाषा बनाया गया। राष्ट्र की साझा भाषा किसे बनाया गया, फ्रेंच को। ठीक है, तो ये क्या था, फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद। जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी इसने राष्ट्रवाद की भावना को किस तरह से बढ़ावा दिया था। बच्चों, अब हम इसमें पढ़ेंगे 1804 की नागरिक संहिता। ठीक है, 1804 की नागरिक संहिता, अभी हमने इसे पढ़ा था कि जो 1804 की नागरिक संहिता है इसे नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जन्म पर आधारित विशेष अधिकारों की समाप्ति। जब ये नागरिक संहिता लागू की गई तो इसके क्या परिणाम निकले, इसके परिणाम थे कि जन्म पर आधारित विशेष अधिकारों की समाप्ति कर दी गई। ठीक है, मान लीजिए राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा तो ये उसके विशेष अधिकार थे, तो इन सब की समाप्ति कर दी गई। ठीक है, दूसरा है कानून के सामने समानता एवं संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया गया। समानता के अधिकार को और संपत्ति के अधिकार को, सभी को अधिकार था कि सभी संपत्ति रख सकते थे और सभी लोग समान थे। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड, प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया गया। नेक्स्ट है सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। किसानों के भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति कर दी गई। भूदासत्व, भूमि का दास बना के रखना, है ना। किसानों को पहले दास का जीवन जीना पड़ता था जब राजतंत्र था। तो जो 1804 की नागरिक संहिता लागू हुई थी तो उससे क्या हुआ, किसानों का जो दासत्व था और जो जागीरदारी शुल्क थे उन पर जो उन्हें जो देने पड़ते थे उनसे उन्हें मुक्ति मिल गई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है शहरों में कारीगरों की श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया। तो बच्चों, इस तरह से हमने इसमें जाना फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद और यह है 1804 की नागरिक संहिता। अब देखिए, इसमें हम आगे पढ़ेंगे उदारवादी राष्ट्रवाद। बच्चों, मैंने आपको उदारवादी बताया था। जो उदारवाद है इसका मूल क्या है, आज़ादी या स्वतंत्रता। और जो उदारवाद होता है इसमें व्यक्ति को महत्व दिया जाता है। ठीक है, देखिए, उदारवादी राष्ट्रवाद की जो भावना थी इसने राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन लाए। तो देखिए, सहमति पर आधारित सरकार अर्थात राजतंत्र का अंत सबसे पहला इसका उद्देश्य था और इसने किया भी। उदारवादी जो राष्ट्रवाद की विचारधारा थी इसने क्या किया, इस विचारधारा पर जब लोगों में एकजुट हुआ तो उन्होंने क्या किया, राजतंत्र का अंत किया। दूसरा है संवैधानिक आधारित शासन। संविधान आधारित संविधान का निर्माण किया गया और संविधान के नियम कानूनों के अनुसार ही उस देश का संचालन किया गया। नेक्स्ट है संसदीय सरकार या प्रतिनिधि आधारित। ठीक है, संसदीय सरकार, संसदीय सरकार का निर्माण किया गया ना। सरकार जैसे आम चुनाव होते हैं, है ना, उसमें अपने अपने प्रतिनिधि चुने जाते हैं, तो इसी तरह से सरकार का गठन किया गया और प्रतिनिधि आधारित, और वहाँ पे जो शासन था वो प्रतिनिधियों के द्वारा
कराया गया। नेक्स्ट है विशेष अधिकारों का अंत। जो विशेष अधिकार दिए जाते थे, जैसे सामंतों को एक विशेष अधिकार दिए जाते थे, है ना, राजपुत्र के विशेष अधिकार होते थे, है ना, और जो जागीरदार होते थे उनके विशेष अधिकार होते थे, उन सभी का अंत कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कानून के समक्ष समानता। सभी लोग समान हैं, चाहे कोई मजदूर वर्ग का हो, चाहे मध्यम वर्ग का हो, चाहे उच्च वर्ग का हो, चाहे धनवान हो या गरीब हो, सभी में समानता की दृष्टि से कानून बनाए गए। मताधिकार का समर्थन, लेकिन सबके लिए नहीं। ठीक है, देखिए ये देखिए, मताधिकार का समर्थन था, मतलब मताधिकार का, है ना, वोट डालने का, लेकिन सबके लिए नहीं था। ये अभी इसमें कुछ कमी रह गई थी, है ना। और मुक्त बाजार, वस्तुओं एवं सेवाओं पर प्रतिबंधों से मुक्ति। ठीक है, मुक्त बाजार की स्थापना की गई, जहाँ पर कोई भी अपना बाजार मतलब अपना सामान को बेच सकता था। अब बच्चों, जो हमने अभी वर्कशीट पढ़ी है, इस पर आधारित यहाँ पर 4 प्रश्न दिए हैं। पहले मैं आपको प्रश्न समझाऊंगी, इसके बाद मैं आपको लिखित रूप में सभी प्रश्नों के उत्तर दिखाऊंगी। तो देखिए, 1804 की नागरिक संहिता की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। जो अभी हमने पढ़ा था 1804 की विशेषताएं, जिसमें कि जैसे जन्म पर आधारित विशेष अधिकारों को समाप्त किया गया, है ना, तो वो सभी इसकी विशेषताएं थी। मैं अभी आपको लिखित रूप में दिखाती हूँ। नेक्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद के विचारों को किस प्रकार मजबूत किया। तो इसमें बताना है कि जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसने राष्ट्रवाद के विचारों को कैसे मजबूती प्रदान की, वो कौन कौन से कदम थे जिससे कि लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई। उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषताओं को लिखिए। तो देखिए, यहाँ पर अभी हमने पढ़ा था उदारवादी राष्ट्रवाद, तो उसमें आप ये सभी विशेषताओं को लिख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, फ्रांसीसी क्रांति के किन विचारों से आप सबसे अधिक प्रभावित हैं और क्यों। इसमें ये पूछा है, पहले तो आपको बताना है कौन कौन से विचार हैं जिनसे आप प्रभावित हुए, और फिर ये बताना है कि आप उनसे प्रभावित क्यों हुए। तो देखिए, पहले प्रश्न का आंसर है 1804 की नागरिक संहिता की निम्न विशेषताएं हैं। देखिए, इसमें विशेषताएं पूछी गई हैं 1804 की नागरिक संहिता की। तो पहली विशेषता है कानून के सामने समानता एवं संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया गया। ठीक है, कानून में ये बताया गया कि सभी लोग समान हैं, किसी को विशेष अधिकार नहीं है, सभी समान है, और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया, मीन्स सभी को संपत्ति रखने का अधिकार है। दूसरा पॉइंट है इसमें जन्म पर आधारित विशेष अधिकारों की समाप्ति की गई। अभी हमने वर्कशीट में ये सारे पॉइंट्स पढ़े थे। देखिए, 1804 की नागरिक संहिता में जन्म पर आधारित विशेष अधिकारों की समाप्ति कर दी गई थी। पॉइंट 3 है प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया गया था। 4th पॉइंट है सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। 5th है किसानों के भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति। जो किसानों का भू दासत्व की जो जीवन होता, दास मतलब गुलाम का जीवन, ठीक है, और जो जागीरदारी शुल्क जो उन्हें देने पड़ते थे उनसे उन्हें मुक्त कर दिया गया। 6th पॉइंट है शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघों से नियंत्रण को हटा दिया गया। ठीक है, शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघ, जो श्रेणी संघ बने हुए होते थे, उनके संघ मतलब एक समुदाय बने हुए होते थे, और उन समुदायों का उन कारीगरों पर नियंत्रण होता था। तो उस नियंत्रण को हटा दिया, मतलब कारीगरों को मुक्त कर दिया गया था। वो अपनी कला से, अपनी कारीगरी से कुछ भी बनाए और कुछ भी मार्केट में बेचें, है ना। मुक्त व्यापार भी व्यवस्था की गई थी। तो ये सब क्या था, श्रेणी संघों से नियंत्रणों को हटा दिया गया था। अच्छा, प्रश्न नंबर 2 है फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद के विचार को किस प्रकार मजबूत किया। तो आंसर देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के बाद संविधान आधारित शासन, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे विचारों को महत्व दिया गया। तो इसमें देखिए, जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसने क्या किया था, संविधान पर आधारित शासन, संविधान पर आधारित शासन स्थापना की गई थी, है ना, और समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे विचारों को महत्व दिया गया था। कब दिया गया था, फ्रांसीसी क्रांति के बाद। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आप पॉइंट डाल के लिख सकते हैं। इसमें पूछा है कि किस प्रकार मजबूत किया, तो पॉइंट्स में आप लिखेंगे तो ज़्यादा आपके लिए इजी रहेगा और लर्न भी हो जाएगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है एक नए फ्रांसीसी तिरंगे झंडे को राष्ट्र के रूप में अपनाया गया। ठीक है, तिरंगे झंडे को राष्ट्रवाद के रूप में, कि इससे जो है एक राष्ट्र, फ्रेंच क्या है, एक राष्ट्र, फ्रांस एक राष्ट्र के रूप में अपनाया गया। वहाँ पर एक तिरंगे झंडे को अपनाया गया। नेशनल असेंबली का गठन किया गया। आयात निर्यात शुल्क समाप्त किया गया, जो भी टैक्स लगाया जाता था इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पर, उसे हटा दिया गया। नेक्स्ट है फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में माना गया। तो बच्चों, ये जितने भी पॉइंट्स हैं, देखिए यहाँ मैंने पॉइंट्स डालना भूल गई हूँ मैं, यहाँ पर आप 2 डालेंगे, फर्स्ट हो गया, ये आपका 3rd हो गया, ये आपका 4th हो गया, और ये आपका 5th पॉइंट हो गया। तो ये सभी वो कारण हैं जिनकी वजह से कि फ्रांस में राष्ट्रवाद की भावना को मजबूती मिली थी। ठीक है,
अब प्रश्न नंबर 3 आता है, उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषताओं को लिखिए। उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है लोकतंत्र की स्थापना और राजतंत्र का अंत। बच्चों जो उदारवाद है इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि जो उदारवाद है इसका मूल क्या है, आज़ादी या स्वतंत्रता है। और उदारवाद व्यक्ति को महत्व देता है ना, तो व्यक्ति को महत्व देता है, तो उसमें क्या है, राष्ट्रवाद जो राजतंत्र है तो राजतंत्र में व्यक्ति को महत्व नहीं दिया जाएगा, राजतंत्र को महत्व दिया जाएगा, निरंकुशता को महत्व दिया जाएगा और वहाँ पे अराजकता भी हो सकती है। लेकिन जो उदारवादी राष्ट्रवाद की भावना है उसकी यही विशेषता है कि जो उदारवादी राष्ट्रवाद है उसने लोकतंत्र की स्थापना की और राजतंत्र का अंत किया। सेकंड पॉइंट है सभी के लिए समान न्याय व कानून हो। सभी के लिए एक समान न्याय हो, एक समान कानून हो। जो कानून जिनको विशेष अधिकार मिले हुए थे उनके लिए हैं, वही सामान्य जनता के लिए, मतलब कानून सभी के लिए समान है। थर्ड पॉइंट है सरकार की संसदीय व्यवस्था हो। ठीक है, तो ये क्या थे, ये राष्ट्रवादी उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, फ्रांसीसी क्रांति के किन विचारों से आप सबसे अधिक प्रभावित हैं और क्यों। आपको बताना है कि आप किन विचारों से प्रभावित हैं, फिर आपको ये भी बताना है कि आप क्यों हैं। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर। फ्रांसीसी क्रांति के कुछ विचारों से हम सबसे अधिक प्रभावित हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। जैसे नंबर 1 है राजशाही निरंकुशता का अंत, राजशाही निरंकुशता का अंत। दूसरा है संविधान की स्थापना सबसे प्रभावशाली विचार रहा। जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसके बाद ही संविधान की स्थापना की गई, तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावशाली विचार था। और थर्ड पॉइंट है लोगों के हितों को ध्यान में रखा गया, है ना। इसमें आप ये भी लिख सकते हैं समान कानून, समान नियमों, समानता को महत्व दिया गया। इसके बाद हाँ ये मैंने लिखा भी है, देखिए स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व के विचार को महत्व दिया गया। तो ये सभी वो पॉइंट्स हैं जिनसे कि जो फ्रांसीसी क्रांति है इन विचारों ने हमें बहुत अधिक प्रभावित किया। अब इसमें पूछा गया है कि क्यों प्रभावित किया, तो देखिए मैं यहाँ लिखा है इन विचारों ने हमें अत्यधिक प्रभावित किया क्योंकि इनके द्वारा लोगों में सामूहिक पहचान मतलब राष्ट्रवाद की भावना, राष्ट्रवाद लिखा हुआ, ठीक है, राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई। सबसे बड़ी बात क्या थी, सामूहिक पहचान, कि हम सब की एक पहचान है ना। और यह क्रांतिकारी सुधारों के लिए प्रारंभिक कदम भी साबित हुई। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आज की वर्कशीट और आज के प्रश्नोत्तर आपको समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बच्चों मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि हमारे चैनल पर आपको इंग्लिश, हिंदी और SST की सभी वर्कशीट के वीडियो मिल जाएंगे, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।